नमस्कार, आप टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद है। आपको बताएंगे, यूएस ने कह दिया है कि मोदी ही बचाएंगे और स्पेस में पुतिन का एटम बम। इस पर विशेष कवरेज आप देख पाएंगे। पुतिन के खौफनाक प्लान से आए दिन दुनिया सदमे में आती रहती है। एक ऐसी ही खतरनाक प्लान का खुलासा होने के बाद अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पुतिन अंतरिक्ष में महाविस्फोट की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका की नींदें उड़ गई हैं और अमेरिका को यह भरोसा है कि पुतिन को अगर ऐसा करने से कोई रोक सकता है तो वो भारत है, जो रूस के स्पेस में एटमी प्लान को रोक सकता है और भारत के समझाने से पुतिन मान भी जाएंगे। तो आइए इस बुलेटिन में हम बताते हैं कि आखिर अमेरिका को मोदी पर इतना भरोसा क्यों है, इसकी क्या वजह है। और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। खबर क्या है? स्पेस में एटम बम विस्फोट का प्लान बना रहे व्लादिमीर पुतिन। यह खबर आ रही है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूएस को उम्मीद है भारत के समझाने से मानेंगे व्लादिमीर पुतिन। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बात संभव है। तो यह आपको बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जब म्यूनिख में यह बात होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर भारत के कहने पर व्लादिमीर पुतिन मान जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है जो कि इस वक्त मंडरा रहा है। स्पेस में एटम बम विस्फोट का प्लान तैयार कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यह खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। अमेरिका को इस बात की उम्मीद है और किससे? भारत के समझाने से व्लादिमीर पुतिन मान जाएंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, वहां पर इस पर बात भी संभव है। और इसको लेकर कुछ और बड़ी डिटेल्स क्या आ रही है, सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी निधि का। दरअसल अमेरिका की जिद की वजह से पुतिन अब स्पेस में परमाणु अटैक की योजना बना रहे हैं और यह हमला सैटेलाइट पर होगा, जिससे पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। धरती पर महाप्रलय आ जाएगा। इस बात से अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि ये खुलासा अमेरिका की तरफ से ही हुआ है। जो खुफिया रिपोर्ट आई है, खुफिया एजेंसी CIA ने ही इस बात का खुलासा किया। लिहाजा अब अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन मिलकर रूस को समझाएं कि वो इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि इससे त्रासदी जैसे हालात बन जाएंगे। और मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये एक बहुत डंके की चोट पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी मंत्र से ही इसका हल निकल पाएगा और जो विनाशकारी योजनाएं पुतिन बना रहे हैं उस पर लगाम मोदी मंत्र ही हो सकता है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से? अमेरिका की तरफ से इशारा क्या है? बिल्कुल निधि, देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये कहा है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। जर्मनी के म्यूनिख में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां पर गए। दुनिया भर से नेता सब वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भाषण देते हुए ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें उम्मीद आज की तारीख में भारत से है कि भारत ही अब प्रेसिडेंट पुतिन को मरा सकते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर था, तब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यह कहा था कि ये युद्ध का नहीं है, यानी ये युग जो है वो शांति का है। और शांति की बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कहा। अमेरिका को अभी भी यकीन है कि आने वाले समय में अगर प्रेसिडेंट पुतिन रूस की अपनी उस क्षमता को, जो कि रूस के पास है, यानी अगर वो स्पेस से किसी भी तरह के परमाणु हमले की सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोक सकता है। तो कौन? प्रधानमंत्री मोदी रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को समझा सकते हैं कि इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने से रोक दीजिए। और इसीलिए ये अमेरिका की तरफ से गुहार है। रही बात उन्होंने जो चाइना का जिक्र किया है, तो आज की तारीख में रूस और चीन के रिश्तों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सी जिनपिंग चाहेंगे कि वो पुतिन को अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोके। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक उम्मीद कहीं बची हुई है तो वो भारत से है, प्रधानमंत्री मोदी से है। और अमेरिका के विदेश मंत्री यही बात यूरोप के सबसे बड़े सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और इससे एक बात भी प्रूफ होती है कि कैसे भारत की जो ग्लोबल पावर है वो आज कितनी ज्यादा बढ़ गई कि अमेरिका खुद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूल करते हैं कि आज अगर पुतिन को कोई मना सकते हैं, रोक सकते हैं, तो वो सिर्फ है प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, स्पेस में पुतिन के एटमी मिशन पर जॉन किर्बी क्या बोले। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक्शन के निर्देश दिए हैं। जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया सभी हितधारकों से
बात की जा रही है। तो जॉन किर्बी की तरफ से क्या कहा गया है, ये पूरी जानकारी इस वक्त आपको बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआती कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो स्पेस में एटमी प्लान, जो कि व्लादिमीर पुतिन का एक्शन में अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरुआती कार्रवाई का निर्देश दिया है। जॉन किर्बी जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अमेरिका के, उन्होंने कहा रूस के साथ सीधे राजनयिक जुड़ाव की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। जी हाँ, जॉन किर्बी की तरफ से यह भी कहा गया कि साथी देशों और दूसरे साझेदारों से भी बातचीत की जा रही है और इसके अलावा उन सभी देशों को साथ लेकर जिनके हित दांव पर हैं, ये साथ लिया जा रहा है, समर्थन हासिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता है जॉन किर्बी, उनकी तरफ से ये बड़ी बात की गई है कि अमेरिका एक्शन इस वक्त क्या ले रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के एंटी सैटेलाइट एटमी वेपन पर बड़ा खुलासा हुआ है। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन इस्तेमाल करेगा रूस। सोयुज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा। कॉस्मोस 2542 पर लोड करके होगी लॉन्चिंग। तो देखिए, ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है और ये इस मायने में भी और ज्यादा सनसनी फैलाती है कि पुतिन और रशिया इस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से अपनी योजनाओं को, अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रूस के एंटी सैटेलाइट एटमी वेपन पर यह खुलासा हुआ है। कॉस्मोस 2543 स्पेस वेपन इस्तेमाल करेगा रूस, जो सोयुज 2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। कॉस्मोस 2542 पर लोड करके इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, इससे क्या हासिल होगा जो ये कॉस्मोस 25 बताया जा रहा है, 2542, ये लोड करके इसकी लॉन्चिंग कराई जाएगी, इसके मायने क्या है और कहां तक पहुंचना चाहता है रशिया? देखिए, रूस अपनी तैयारी कर रहा है। रूस की तैयारी है कि चाहे जमीन हो, समंदर हो, आसमान हो या अंतरिक्ष हो, वहां से वो इस लायक रहे, इस तरह की क्षमता उसके पास रहे कि जरूरत पड़ने पर वो अंतरिक्ष से भी अमेरिका के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सके। अब सवाल है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन इसका इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मुझे अमेरिका की जो असेसमेंट है उससे मेरी राय अलग इसलिए है क्योंकि अगर रूस हार रहा होता तो इसकी संभावना होती, लेकिन आज की तारीख में रूस जीत रहा है। दूसरी बात, 2 साल के जंग में ऐसे कई मौके आए, मसलन कि जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ या जब क्रीमिया के पुल पर अटैक हुआ, तब अगर पुतिन चाहते तो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो दरअसल ये अमेरिका पैनिक बटन दबा रहा है और उसके पीछे का रीजन, जैसा कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कांग्रेस से पैसा निकालना है। कांग्रेस अभी पैसा देने के मोड में नहीं है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी टीम पैनिक बटन दबा रही है कि पुतिन दुनिया खत्म कर देंगे, इसलिए हमें $100 बिलियन चाहिए, $100 बिलियन चाहिए ताकि वो यूक्रेन को और दूसरे देशों को मदद कर सके। जी चलिए, ठीक है मनीष। तो यहां पर पुतिन की तैयारी जरूर नजर आ रही है, रशिया की तैयारी नजर आ रही है, लेकिन अभी ये धाक जमाने के लिए है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ अंतरिक्ष में भी पुतिन के, और इसी को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा पैनिक होता हुआ नजर आ रहा है, घबराता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की, और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो प्रस्ताव है वो सामने आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे प्रस्ताव होगा इंडी गठबंधन की हताशा की राजनीति। प्रस्ताव में विपक्ष के भ्रष्टाचार का जिक्र होगा। तो बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बीजेपी का दूसरा प्रस्ताव क्या होगा, यह भी आपको बता दें, और बिग वॉल के जरिए आपको पूरी जानकारी हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा, बिग वॉल पर यह बिग न्यूज है, बीजेपी का प्रस्ताव कांग्रेस इंडिया की जो हालात है उसको लेकर होगा। कांग्रेस, आप, टीएमसी समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला जाएगा, बकायदा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी है, इस बात को भी सामने रखा जाएगा। या इसके अलावा स्वार्थ, मतभेद, दिशाहीन नेतृत्व और ये सब बातें भी चर्चा का विषय है। इंडिया गठबंधन, कलह, कटुता, ये सब नहीं होना चाहिए। बीजेपी का जो प्रस्ताव है वो दूसरा प्रस्ताव अमित शाह रखेंगे, कल राजनाथ सिंह ने रखा। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, नजरें होंगी कि अमित शाह कल का जो प्रस्ताव था वो राजनाथ सिंह के जरिए रखा, पहला प्रस्ताव, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार का मंत्र दिया गया। तो अब आज दूसरा प्रस्ताव अमित शाह रखने वाले हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज का जो प्रस्ताव है ये पूरी तरह से विपक्षी दलों पर हमला है। और कल का जो प्रस्ताव था वो मोदी की गारंटी और विकसित भारत केंद्र में था। लेकिन आज का जो प्रस्ताव है ये पूरी तरह से कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके यानी इंडिया गठबंधन जो है उसके पार्टियों के चरित्र पर सीधा हमला है। उनको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के इस बैठक में कि कैसे वो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, कैसे उत्तर दक्षिण में खाई बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अपने आप को अलग थलग कर लिया था, कैसे देश का जो महत्ता है उसको नजरअंदाज करते हुए विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं, कैसे बार बार संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, कैसे वाइस प्रेसिडेंट और उस तरह के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम एक तरह से आरोप पत्र कहें कि विपक्ष पर ये एक आरोप पत्र है जो आज 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के इस बड़े अधिवेशन में जहां 11,500 देश भर के प्रमुख नेता बीजेपी के जुटे हैं वहां बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये नेता यहां से जाएं तो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बताएं कि कैसे नकारात्मक राजनीति दिल्ली में की जा रही है। यही इस बात का एजेंडा भी है प्रस्ताव का कि इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा एक आरोप पत्र के रूप में। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या खास होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी अधिवेशन में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10:15 पर दूसरा प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी के दूसरे प्रस्ताव का नाम है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हताशा की राजनीति। राष्ट्रीय अधिवेशन का वक्तव्य दोपहर 12:15 बजे जारी होगा। करीब 12:35 पर पीएम मोदी का भाषण शुरू होगा। 3:30 बजे भारत मंडपम में ही बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक भी होगी। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही सरकारी योजनाओं पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनावी प्रचार की रूपरेखा तय करने और सामूहिक रूप से संदेश देने के लिए देश भर से करीब 11,500 बीजेपी नेता और प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए 400+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। और चलिए अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर की, क्योंकि खबर है कमलनाथ से जुड़ी हुई। कमलनाथ की नाराजगी की खबरों के बीच TV9 पर दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह और क्या बोले, कमलनाथ से फोन पर बात हुई है मेरी। कमलनाथ ने कहा है कि मैं कांग्रेस में ही हूं और साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारा 50 साल का साथ है, आगे भी साथ रहेंगे, क्योंकि जैसे ही कल अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, नकुलनाथ कमलनाथ के दिल्ली रवाना होने की खबरों के बीच कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर दिग्विजय सिंह विराम लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ को दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से फोन पर बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका कमलनाथ से दिल्ली पहुंचने पर फोन पर बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि हमारा 50 साल का साथ है, आखिर तक साथ ही रहेंगे। दिग्विजय से बातचीत में कमलनाथ ने कहा है कि अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला नहीं किया है। दिग्विजय के मुताबिक कमलनाथ ने उन्हें फोन पर कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसे जवाब दिया। कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कुछ विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। और बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे कमलनाथ ने क्या कहा और क्या मिल रहे हैं संकेत इससे जुड़े हुए, आइए देखते हैं रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो रही है। दूसरी तरफ नेताओं में पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। अब खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दमन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे कमलनाथ कांग्रेस के कुनबे से अलग हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक रद्द कर दिया और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आने से पहले कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से कांग्रेस हटा दिया। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर शेयर की और लिखा जय श्री राम। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। मीडिया ने जब कमलनाथ से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। और वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खबरें अच्छी नहीं हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आज पंजाब के पटियाला में दोपहर करीब 12:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल सिद्धू की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के मुद्दे पर बताई गई है। इससे पहले कांग्रेस छोड़ने की अफवाहों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर साफ किया कि ये महज अफवाह है, वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सिद्धू पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं। सिद्धू को पंजाब प्रदेश कार्य समिति की बैठकों में नहीं पहुंचने पर नोटिस भी जारी किया गया था। पंजाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें उनकी अगली रणनीति साफ हो सकती है। सिद्धू ने राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की थी, बाद में वो कांग्रेस में आ गए थे। वो 4 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। और एक और विवाद से जुड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के फोटो नहीं देने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने राहुल की पूजा करते हुए एक भी तस्वीर नहीं दी है। इस पर ट्रस्ट ने सफाई दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी। राहुल गांधी वायनाड से सीधे प्रयागराज जाएंगे और यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के पूजा करते हुए तस्वीर लेने से मना करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के फोटोग्राफर ने कई फोटो लिए, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से पूजा की कोई तस्वीर नहीं दी गयी और एक भी फोटो दर्शन करते हुए नहीं मिली। एक भी फोटो जो शीश नवा रहे थे वो शिव के आगे, उसकी नहीं मिली। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो फोटो क्यों लगानी थी, वाजिब बात है, हमें कोई जिद तो है नहीं वो फोटो लगाने की, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और ये कुत्सित प्रयास क्यों करना कि फोटो खींचकर फोटो ना देना। वहीं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कांग्रेस के दावे को गलत बताया है। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा नहीं की, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा की थी। फिलहाल विवादों के बाद राहुल की न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंचने वाली है। और देखिए, अपनी न्याय यात्रा में लगातार जो राहुल गांधी है वो ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा से क्या खबर आ रही है? हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष नाराज हैं। कांग्रेस में अनदेखी से नाराज है कैप्टन अजय यादव। कांग्रेस के कई पदों से कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी सियासी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी को ज्यादा अधिकार के साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में अनदेखी होने पर नाराजगी जताई है। दरअसल कैप्टन यादव हरियाणा की राजनीति में उनकी अनदेखी से नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा की अनुशासन समिति चुनाव प्रचार समिति से रिजाइन कर दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गुट को हरियाणा में सारी कमान सौंपने पर नाराजगी जताई है। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने अभी एआईसीसी राष्ट्रीय ओबीसी कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है। कैप्टन अजय यादव हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं।
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। कैप्टन अजय लालू यादव के समधी हैं और उनके बेटे राव चिरंजीव रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में कैप्टन अजय यादव की अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले उनकी नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। और एक और अहम खबर, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि नेता ईडी और सीबीआई के डर की वजह से पाला बदल रहे हैं। मसूद ने कहा कि जो डरपोक हैं वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जिनमें दम है वो डटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई पार्टियों के नेता पाला बदल रहे हैं। पाला बदलने वाले नेताओं को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्ण के कांग्रेस छोड़े जाने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा है कि ईडी और सीबीआई के डर से विपक्षी पार्टी के नेता पाला बदल रहे हैं। इमरान ने कहा कि ईडी और सीबीआई को जिंदाबाद कहने वाले डरपोक नेता पाला बदल रहे हैं और जिनमें दम है वो मैदान में डटे हुए हैं। ईडी और सीबीआई को जिंदाबाद करिए ना, जो डरपोक है वो भाग रहे हैं, जिनमें दम है वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि वो मोहब्बत की यात्रा है, वो मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को दे रहे हैं। ये यात्रा तो मोहब्बत की यात्रा है, मोहब्बत के लिए निकली और मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है। 24 का मिशन है कि 24 के अंदर भारत के अंदर से नफरत खत्म हो, भारत के नौजवान को रोजगार मिले, भारत का व्यापारी खुशहाल हो, भारत का किसान खुशहाल हो। इमरान मसूद का दावा है कि कांग्रेस 2024 में सरकार बनाकर देश के विकास के लिए काम करेगी। अब देखना होगा कि मसूद के दावे पर जनता क्या जवाब देती है। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के सियासी हश्र के बाद एनसीपी के संस्थापक शरद पवार काफी ज्यादा परेशान हैं। चुनाव से पहले ही इमरान की पार्टी से उनका चुनाव सिंबल छीन लिया गया था। शरद पवार के सामने भी पार्टी सिंबल को लेकर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी शरद पवार गुट को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन उस पर अभी तक शरद पवार गुट फैसला नहीं कर पाया है। सूत्रों का मानना है कि एनसीपी पहले अपने अन्य विकल्पों को खंगाल लेना चाहती है, इसलिए अभी तक वो कांग्रेस में विलय से इनकार कर रही है। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के साथ उसकी चर्चा जारी है। अगर एनसीपी को सिंबल अलॉट नहीं होता है तो उसके टिकट पर लड़ने वाले लोकसभा उम्मीदवारों को अलग सिंबल लेना पड़ेगा। ऐसे में शरद पवार गुट को चुनावी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर पवार गुट को सिंबल मिलता है लेकिन देर से मिलता है तो उसे मतदाताओं तक पहुंचाने में दिक्कत होगी। असल में चुनाव चिन्ह घड़ी और एनसीपी का नाम अजीत पवार गुट के पास रहेगा। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट को कांग्रेस ने 2 ऑफर दिए हैं। पवार को कांग्रेस का ऑफर, पहला शरद पवार को अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस के चुनाव निशान पर लड़ाने का ऑफर, दूसरा शरद पवार को कांग्रेस में मर्ज करने का ऑफर। सूत्रों का मानना है कि शरद पवार गुट के अंदर इसे लेकर अभी मंथन चल रहा है। और लोकसभा चुनाव के करीब आते ही महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज हो गया है। सियासी पार्टियां और नेता जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई के लालबाग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर नेताओं के दाग धुल जाते हैं। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां अब सभी नेता कांग्रेसी ही हैं। दरअसल आदित्य ठाकरे बीजेपी पर निशाना साधकर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण की याद दिला रहे थे। आदित्य ठाकरे ने किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने मराठी में बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ रही है, पुलिस किसानों पर लाठियां बरसा रही है। मुंबई के लालबाग में जहां उद्धव गुट ने सम्मेलन करके बीजेपी पर हमला बोला, वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और उद्धव ठाकरे को एक असुरक्षित नेता बताया। और देखिए झारखंड से खबर, जहां पर एक बार फिर से संकट में है चंपई सरकार। खबर आ रही है कि सीएम चंपई के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम चंपई से 12 कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। 10 कांग्रेसी विधायक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करेंगे। आज सीएम चंपई भी दिल्ली में खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं।
झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चंपई सरकार मुश्किल में पड़ गई है। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज हैं। नाराज विधायकों ने 2 दिन में 3 बार बैठकें की। कांग्रेस के 10 विधायक फ्लाइट से शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए, जबकि 2 अन्य नाराज विधायक भी आज दिल्ली पहुँच जाएंगे। रांची में नाराज कांग्रेस विधायकों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन बसंत सोरेन को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। पार्टी विधायकों की नाराजगी की खबर मिलते ही कांग्रेस आलाकमान भी एक्टिव हो गया है। आनन फानन में सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पुराने चेहरों को मंत्री पद पर रिपीट किए जाने से कांग्रेस के कई विधायकों में नाराजगी है। इस बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में आगामी रणनीति और लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा होगी। और अब बात किसानों की। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत आज होने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि कम से कम आज कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। आज एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। अगर वो यहीं पर हमारी मांगे मान लें तो वो मसला हल हो सकता है। अब ये गेंद केंद्र के पाले में है, वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे और ये आशा से जाएंगे कि कुछ ना कुछ देश के किसान और खेत मजदूर के लिए हमारी देश की सरकार निर्णय ले और आगे का विश्वास बने। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ाई गई है। और देखिए, पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर है। संदेश खाली मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शिबू को गिरफ्तार किया गया है। शेख शाहजहां का करीबी बताया जाता है शिबू हाजरा, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले पर जारी सियासत के बीच एक और गिरफ्तारी हुई है। बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा संदेश खाली मामले के मास्टरमाइंड आरोपी में शुमार है। अब तक इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं कि इस मामले में झूठे आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। ये अरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो झूठा इल्जाम अभी चल रहा है वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में एक अरेस्ट ये नहीं प्रूव करता वो एलिगेशन सच है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। संदेश खाली की कालिक पर टीएमसी सफाई पेश कर रही है तो बीजेपी लगातार इस मसले पर टीएमसी पर हमलावर है। और जोधपुर में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया तो परिजनों ने स्कूल में घुसकर हंगामा कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोकने पर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। जोधपुर के पीपाड़राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में पढ़ने वाली छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर स्कूल प्रशासन ने लौटा दिया। सर, आपसे नंबर निवेदन है कि आपने जो बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला है, स्कूल से आने से रोक दिया, वो क्यों रोका ये बताइए। मैं बिल्कुल सर आपसे निवेदन है कि आप मुझे बताइए आपने बच्चों को आने से क्यों रोका। हमें सिर्फ जवाब दिया, बच्चों को बाहर निकाले, इसका रीजन क्या? सर देखिए, स्कूल अनुशासन के तहत ये ड्रेस में अलाउ नहीं, शिक्षा मंत्री के निर्देश है। बिल्कुल, और बच्चों को बताया गया था इसको चीज को मानने को तैयार नहीं। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे गए। ये मानने को तैयार, बच्चों को चंबल का डाकू करने का अधिकार किसने, शिक्षा मंत्री ने दिया क्या आपको? मैं बता देता हूँ, अगर बच्चों के साथ नंबर नहीं दूंगा उनको, ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपको मैं चैलेंज के साथ दे रहा हूँ। हंगामे के बाद मामला शांत कराने की कोशिश की गई।
और अब देखिए, हल्द्वानी हिंसा की बात की जाए तो हल्द्वानी हिंसा में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस को कल इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली। रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें पुलिस गिरफ्त में आए हल्द्वानी हिंसा के 3 आरोपी के हैं। बनभूरपुरा हिंसा मामले में कल कुल 14 गिरफ्तारी हुई तो 3 कल नामजद आरोपियों पर भी शिकंजा कसा गया। इन 3 आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए गए थे। आज हमने गिरफ्तारियां की है। इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं। और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। पुलिस अब तक हल्द्वानी हिंसा में शामिल 58 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्त में आए उपद्रवियों के पास से पेट्रोल बम और पीएससी की लूटी गई मैगजीन भी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए 6 उपद्रवी ऐसे हैं जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी में आगजनी की थी। इनके पास से अवैध असलहे और थाने से लूटी गई गोलियां भी बरामद हुई हैं। इससे पहले हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित के घर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और बरेली के मौलाना तौकीर रजा का समुदाय विशेष को उकसाने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में मौलाना तौकीर रजा जमकर जहर उगल रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ तकरीर वाला वायरल वीडियो सामने आया है। 9 फरवरी के इस वीडियो में बरेली में मौलाना तौकीर रजा जहर उगल रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 फरवरी को मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को डराकर गिरफ्तारी के लिए भीड़ बढ़ाने की अपील की थी। बेईमानी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो तुम, जनगण मन करने वाले लोग हो, कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो तुम, योगा करने वाले लोग हो तुम, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, तुम पर कुफ्र आयद नहीं होता है। सारे कुफ्र का ठेका मैंने लिया हुआ है। तुम लोग देखो अपने गिरबान में झांको कि तुमने कितने कुफ्र किए हैं। और अभी तमाम मदरसों में ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मदारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं दिया, तो कल बहुत खराब हालात होने वाले हैं। इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त भी ना निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर टमाटर की आड़ में प्याज की तस्करी का मामला सामने आया। प्याज कारोबारी टमाटर की आड़ में अवैध तौर पर 83 मीट्रिक टन प्याज यूएई भेज रहे थे। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि आम लोगों को सस्ते दामों पर प्याज मिल सके। लेकिन निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी कई कारोबारी विदेशों में प्याज की तस्करी कर रहे हैं। नासिक में प्याज तस्करी का मामला सामने आने के बाद 83 मीट्रिक टन प्याज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नासिक के 2 प्याज कारोबारी टमाटर की आड़ में अवैध रूप से प्याज की तस्करी कर रहे थे, तभी पकड़े गए। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर नागपुर सीमा शुल्क आयुक्तालय ने 15 फरवरी को 82.93 मीट्रिक टन प्याज के अवैध निर्यात के एक मामले का पर्दाफाश किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कंटेनरों में टमाटर की आड़ में प्याज की तस्करी हो रही थी, कैसे तस्कर टमाटर के बीच में प्याज रखकर दूसरे देश भेज रहे थे जहां ऊंची कीमत पर प्याज के दाम मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्याज की औसत घरेलू बाजार कीमत 1200 रुपए से गिरकर 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। लेकिन विदेशों में प्याज का बाजार भाव 100 से 150 रुपए प्रति किलो यानी 10,000 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। इसलिए कारोबारी चोरी छुपे विदेशों में प्याज भेजते आए हैं। और जम्मू श्रीनगर के बारामूला में जन शिकायत केंद्र में काफी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने डीजीपी को अपनी समस्या के बारे में बताया। पुलिस ने कुछ शिकायतों का तुरंत ही निपटारा किया। जम्मू कश्मीर में अब हालात बदलने लगे हैं। लोग पुलिस प्रशासन के साथ घुल मिल रहे हैं। लोगों का पुलिस पर भरोसा और बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस जनता की शिकायतों का समाधान भी कर रही है। पुलिस लाइन बारामूला में जन शिकायत केंद्र में काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने लोगों की समस्या सुनी और उन्हें भरोसा भी दिया। डीजीपी ने जनता की कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि आतंकवाद में शामिल होने वाले युवा पीड़ित हैं, लेकिन जो लोग उन्हें प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे असली अपराधी हैं। जो टेररिज्म में भर्ती हो जाता है, हमारे लिए वो एक विक्टिम है, और उसको डालने वाला जो बंदा है, उसको बहलाने वाला, उसके हाथ में हथियार देने वाला, उसको पैसे देने वाला, उसका बरगलाने वाला, वो ज्यादा कसूरवार है, ना बल्कि जो
छोटा है, जिसका मूंछ दाढ़ी नहीं आया है। तो इस सिलसिले में हमारी एक कोशिश रहेगी, एक नया रवैया रहेगा। अपने पुलिस वालों को भी उसी हिसाब से रिवार्ड करेंगे। जो इस काम में ज़्यादा मेहनत करेगा हम उसको ज़्यादा रिवार्ड करने की कोशिश करेंगे। पुलिस कश्मीरियों के बीच अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रही है। खबर पोखरण से। पोखरण में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मुश्किल टास्क को पूरा करके अपनी क्षमता को दिखाया। तेजस, सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के डमी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। तस्वीरें वायुशक्ति वॉर ड्रिल की हैं। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने बंदूकों को छुड़ाने के लिए डमी ऑपरेशन चलाया। अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए गरुड़ कमांडोज ने दुश्मन के डमी ठिकानों पर लैंडिंग की और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो राफेल फाइटर जेट्स ने भी इस युद्धाभ्यास में अपनी क्षमता दिखाई। 2 इंजन वाले राफेल लड़ाकू विमानों ने कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर की क्षमता से डमी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। 3 तरह की मिसाइलों से लैस राफेल लड़ाकू विमानों ने 100% एक्यूरेसी दिखाई। हवा में ही फ्यूल को भरने की क्षमता राफेल को और घातक बनाती है। अब तेजस की दहाड़ देखिए। तेजस का पराक्रम देखकर चीन और पाकिस्तान का कलेजा बैठ जाएगा। 2458 किलोमीटर फ्यूल के साथ इसकी अधिकतम रफ्तार 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा।